नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 26 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसके सोर्सेस होंगे पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी के साथ साथ ये जो भी करंट अफेयर्स होंगे ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। उसी के साथ साथ आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए और डेली पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे। एक और बात यह है कि हम इस वीडियो के एंड में जो एमसीक्यूज है उसको भी डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कर सके करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करें। आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है वैभव फेलोशिप को लेके, और इसका सिलेबस आता है गवर्नमेंट स्कीम्स में। कॉन्टेक्स्ट ये कि रिसेंटली साइंस मिनिस्ट्री जो थे उन्होंने अनाउंस किया है फर्स्ट रिसिपेंट जो रहेंगे उनका नाम वैभव फेलोशिप के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो साइंस मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्कीम होगी ये स्कीम एक ओपन एंडेड स्कीम होगी। ओपन एंडेड यानी इस पर कोई लिमिट्स नहीं होंगे, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन डिफिनेट ऐसे नहीं होंगे, ना कोई एम्स होंगे, ना कोई डेट होगी। जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। तो ये एक मीनिंगफुल कोलैबोरेशन है, यानी हम कहेंगे जो भी साइंटिस्ट है जो इंडिया में काम करना चाहते हैं कहीं से भी, तो उनके लिए ये स्कीम एक तरह से काम करेगी। तो वो कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं, मिलजुल के काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले अबाउट वैभव फेलोशिप अगर हम बात करें तो द फेलोशिप ऑफर्स एनआरआई रिसर्चर्स। तो एनआरआई जो रिसर्चर्स हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो है, जो बाहर रह रहे हैं इंडिया से, ऐसे जो भी रिसर्चर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वर्क कर सकते हैं इंडिया के साथ फॉर मिनिमम ऑफ 1 मंथ टू मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स अ ईयर। एक साल में आप 2 महीने या 1 महीने इंडिया को दे सके अपने देश को, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी एनआरआई है वो जो बाहर काम कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि किसके साथ काम करना है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो उसके साथ काम करना है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में उनके साथ काम करना है। ड्यूरेशन जो होगा फेलोशिप का वो 3 साल का होगा, और आपको पता है 1 साल में 2 से 3 महीने आप काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो होती है वो रिसर्चर्स को यहाँ पे एक अमाउंट भी पे करेगी, दैट इज 37 लाख फॉर एंटायर पीरियड, यानी 3 साल के लिए आपको 37 लाख जो है ये गवर्नमेंट पे करेगी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वैभव फेलोशिप जो होता है उसका एम यही है कि हमें अपना रिसर्च इकोसिस्टम जो होता है उसे इम्प्रूव करना है, यानी इंडिया का जो हायर एजुकेशन और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है ये कहीं ना कहीं अच्छे से और काम कर पाए, ऐसा इसको बनाना है। तो इसी से क्या होगा कि एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन होंगे इंडियन इंस्टीट्यूशन के बीच में, और बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड में है वो आके यहाँ काम कर पाएंगे, जिससे इंडिया को भी बहुत अच्छे फायदे यहाँ पे मिलने वाले हैं रिसर्च में। तो ये है वैभव फेलोशिप। उसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप साइंटिस्ट हो तो आपके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो साइंटिस्ट अप्लाई करने वाला है, जो एप्लीकेंट होता है, वो सबसे पहले तो एनआरआई होना चाहिए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन होना चाहिए। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, इंडिया का ही ओरिजिन उसका होना चाहिए, वो इंडिया का ही होना चाहिए। या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी वो इंडियन ओरिजिन का ही है बट उसका कहीं ना कहीं उसने एक तरह से यहाँ पे हम कहेंगे कि बाहर काम कर रहा है। या फिर वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उसने इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ओवरसीज वाली लेके रखी है, परमानेंट सिटीजनशिप नहीं ली है, और वो करंटली वर्क कर रहा है अब्रॉड में, वो काम कर रहा है, रह रहा है। तो यही हम कहेंगे कि ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है कि उसके पास पीएचडी होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, एमएस की डिग्री होनी चाहिए। इन तीनों में से एक डिग्री उसके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा है कि जो एप्लीकेंट होता है वो रिसर्चर होना चाहिए, जो कि ओवरसीज एकेडमिक्स में रिसर्च कर रहा है, यानी देश के बाहर रिसर्च कर रहा है, एकेडमिक्स में देख कुछ कर रहा है, या फिर हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, और उसका जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो हम यही कहेंगे कि टॉप 500 जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती है उसमें वो वहाँ का होना चाहिए। ये भी आपको यहाँ पे पता चलता है। उसी के साथ साथ उसका एक प्लानिंग होना चाहिए कि मिनिमम वो 1 या 2 महीने काम कर सके इंडिया के साथ, जो कि 3 साल तक उसको ये करना होगा। तीसरा ये है कि एप्लीकेंट जो होता है कैन सबमिट देयर प्रपोजल ओनली वंस इन अ कैलेंडर ईयर, साल में एक ही बार आप अपना प्रपोजल रख सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है साइंटिस्ट के लिए। दूसरी एलिजिबिलिटी जो है वो हमें पता चलती है इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है या यूनिवर्सिटीज जो है जिनका रैंक जो होता है वो 200 टॉप 200 में आते हैं एनआईआरएफ में, यानी एनआईआरएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क।
तो ये चीज़ें हैं। तो ये NIRF जो है इसमें वो कहीं ना कहीं टॉप 200 के जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और ओवरऑल रैंकिंग यहाँ पे है, एंड हैव NAAC A ग्रेड होना चाहिए, उसके पास A ग्रेड जो है NAAC ने उसे दिया हुआ होना चाहिए, एंड 3.0 एंड अबव उसका जो है ग्रेड रैंकिंग वो, यानी हम कहेंगे उसके पॉइंट्स जो है इतने रहने चाहिए, या फिर वो एक और उसी के साथ साथ वो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन भी रहना चाहिए, और इसी के साथ साथ वो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन भी रहना चाहिए। अब नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सपोर्ट की अगर बात करें तो फेलोशिप जो होता है स्टेनेबल ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में ही चलाया जाएगा, उसके अलावा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, जो भी एलिजिबिलिटी को पूरा करता है उस इंस्टीट्यूशन को वहाँ पे ये चलाने के लिए कहा जाएगा। नेशनल लेबोरेटरीज में भी चलाया जाएगा, और अदर रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ भी चलाया जाएगा। होस्ट इंस्टीट्यूशन जो होता है जहाँ भी ये चलाया जाने वाला है वो नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा जो भी साइंटिस्ट काम करेंगे उनको। फेलोशिप यहाँ पे दी जाएगी 1 से 2 महीने हर साल, और ये 3 साल तक दी जाएगी, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो फेलोशिप जो होती है यहाँ अगर हम बात करें, विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द ग्रांट्स एज गिवन बिलो। फेलोशिप जो होती है $5,000 ये यहाँ पे दिए जाएंगे। उसी के अलावा इंटरनेशनल ट्रैवल जो होता है वो भी उसको दिया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जहाँ पे वो आएगा, बिजनेस क्लास के टिकट के साथ। एकोमोडेशन जो होता है उसको 3 या 4 स्टार होटल में दिया जाएगा। कॉन्टिजेंसी जो होती है 1 लाख पर ईयर अलग से उसको दिया जाएगा कुछ इमरजेंसी के लिए। उसी के अलावा डोमेस्टिक ट्रैवल जो होता है इंडिया में घूमने के लिए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए, उसको यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल भी दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वैभव फेलोशिप है जो कि न्यूज़ में रही हैं। और ये जो वैभव फेलोशिप है इसकी अगर बात करें तो इसका हमें सोर्स मिला है वो है द हिंदू से ये करंट अफेयर लिया गया है। दूसरा जो करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है अबाउट PM गति शक्ति। PM गति शक्ति जो उसका सिलेबस जाता है गवर्नेंस में। रिसेंटली PM गति शक्ति जो होता है ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया है जिसका प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जो है अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है। बैकग्राउंड यही है कि अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट जो होता है, यानी ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि रोड से रिलेटेड है, वैसे आप गति से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये रोड से रिलेटेड है। तो अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिससे इकोनॉमिक, सोशल या फिर लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी मिल जाएगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को अयोध्या के साथ। तो अयोध्या के साथ आप यहाँ पे हम कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि बाकी जगह के साथ आप इस PM गति शक्ति के चलते जुड़ सकते हो, हमारे इकोनॉमी को भी काफ़ी बेनिफिट होगा, उसी के अलावा सोशल या फिर हम कहेंगे कि लॉजिस्टिक को भी काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। अब PM गति शक्ति क्या है ये देख लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था October 13, 2021 को। PM गति शक्ति जो होता है एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जिससे यूनाइट किया जाएगा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इनिशिएटिव है सबको एक साथ लाया जाएगा। यानी हम ये देख ले कि 16 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एक साथ आएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक कॉमन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है कि हमें रोड्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं, ये सब मिलकर चलाएंगे। एक कोऑर्डिनेशन के साथ अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इसको चलाएंगे। गति शक्ति जो होता है यहाँ पे ऐसा टारगेट किया गया है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है उसे भी कम किया जाएगा, क्योंकि रास्ते जब लंबे लंबे थे तो काफ़ी टाइम लगता था एक जगह से दूसरे जगह जाने में, तो ये भी आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। कार्गो हैंडलिंग भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी वाली चीज़ें भी लेके जा सकते हैं, और टर्न अराउंड टाइम जो है आने जाने का जो समय है वो भी आपका कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पैसे भी कम लगेंगे और अच्छा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के अलावा आपको ये बता दूँ कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स भी हैं अलग अलग, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही है, जैसे कि भारतमाला हो गया, सागरमाला हो गया, इनलैंड वाटरवेज हो गया, ड्राई लैंड पोर्ट्स हो गया या उड़ान हो गई, ये सब मिलके यहाँ पे काम करने वाले हैं। इस तरह से PM गति शक्ति में सभी लोग मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो लॉजिस्टिक और सप्लाई कॉस्ट इंडिया में कम हो जाएगा। उसी के अलावा सप्लाई चेन एफिशिएंसी, जल्दी जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। तीसरा जो है वो कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस, सब मिलके यहाँ पे साथ में चला रहे थे, कोऑर्डिनेटेड आपको गवर्नेंस देखने मिलेगा और कनेक्टिविटी तो इंप्रूव होनी ही है। तो इस तरह से PM गति शक्ति जो है ये हमें करंट अफेयर में देखने मिला है, और इसका सोर्स जो है वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। अगला करंट अफेयर हमें जो देखने मिल रहा है वो है पद्मा अवार्ड्स को लेके। तो इसका सिलेबस आता है अवार्ड्स से। उसी के साथ साथ रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है सभी लोगों को जिनको पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। बैकग्राउंड यही है कि जो हमारे PM हैं उन्होंने X पे, यानी हम कहेंगे ट्विटर पे एक पोस्ट डाला है, उसमें लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव बीन कॉन्फर्ड द पद्मा अवार्ड्स। इंडिया चेरिशेस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, मे दे कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल विद देयर एक्सेप्शनल वर्क। ये लिखते हैं हमारे PM। तो पद्मा अवार्ड जो है ये होते क्या है इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। पद्मा अवार्ड की अगर बात करें तो अबाउट पद्मा अवार्ड सबसे पहले ये
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडिया वाले अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं पद्मा, जो सिविलियंस को दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड जो होते हैं ये 1954 से दिए जा रहे हैं। हर साल ऑन ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ये कहीं ना कहीं आपको दिए जाते हैं। कभी कभी कुछ इंटरप्शन आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे 1978 में देना कठिन हो गया था, 1979 में, 1993 से 1997 के बीच में ये दिए नहीं गए थे। इट इज़ अनाउंस्ड एनुअली, रिपब्लिक डे के ईव पे इसे एनुअली हम कहेंगे अनाउंस किया जाता है। अवार्ड जो होते हैं 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, वो आपके सर्विस के लिए आपको मिलता है। दूसरा है पद्म भूषण, जो भी आपकी सर्विस रहे उसके लिए, ऑफ हाई ऑर्डर, जो भी हाई ऑर्डर की सर्विस है, आपने सर्विस बहुत एक्सेप्शनल दी है तो आपको पद्म विभूषण मिलेगा। अगर आपने हाई ऑर्डर की सर्विस दी है तो आपको पद्म भूषण मिलेगा। और अगर आपने बहुत एक सर्विस दी है अच्छे से तो आपको पद्मश्री भी दिया जाएगा। तो सब चीज़ें यहाँ पे देश को सर्व करने के लिए दी जाती है। और ये जो अवार्ड होते हैं इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है हर फील्ड में एक्टिविटी जो आपने की है, जिसमें आपके पब्लिक सर्विसेज इन्वॉल्व है, जो आपने लोक सेवा की है उसके लिए। पद्मा अवार्ड जो होते हैं वो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पद्मा अवार्ड्स कमेटी जो होते हैं उनके रिकमेंडेशन पे ये दिए जाते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर हर साल बनाते हैं। एवरी ईयर ये पद्मा अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है। इसके जो नॉमिनेशन होते हैं ओपन टू द पब्लिक, कि कौन यहाँ आना चाहता है, यानी कौन ये अवार्ड के लिए अपना नाम देना चाहता है, उन सब के लिए ये ओपन होते हैं। इवन सेल्फ नॉमिनेशन जो होते हैं ये आप खुद भी कर सकते हैं। खुद का नॉमिनेशन कोई और करे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन ही करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही करे। आप खुद सेल्फ नॉमिनेशन भी यहाँ कर सकते हैं। पद्मा अवार्ड्स के लिए अगर एलिजिबिलिटी देखी गई तो क्या एलिजिबिलिटी है, तो हर व्यक्ति जो होता है वो विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स, ये सब, यानी उसके मेल फीमेल है, उसकी पोजीशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी रेस क्या है, ये सब देखे बिना ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं इंक्लूडिंग दोज जो पीएसयू में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को छोड़ के और साइंटिस्ट को छोड़ के, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस अवार्ड के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो पीएसयू में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो काम कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड। पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो अवार्ड होते हैं इससे आपका जो वर्क ऑफ डिस्टिंक्शन है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी हम यही कहेंगे कि आपने एक एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स आपकी दिखाई है या काफ़ी अच्छी सर्विस आपने दिखाई, ये यहाँ पे देखा जाता है। जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग। आर्ट्स में क्या आ गया, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर एट्सेट्रा, ये सब में आपको अवार्ड दिया जा सकता है। या फिर सोशल वर्क में सोशल सर्विस को लेके, चैरिटेबल सर्विस को लेके, कोई प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है कम्युनिटी के, उसको लेके भी मिल सकता है। पब्लिक अफेयर्स में लॉ को लेके, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स में भी आपको ये दिया जा सकता है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, इसमें आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। उसके अलावा साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब साइंस से जुड़े सब्जेक्ट में भी आपको मिल सकता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ में भी ये दिया जाता है, जैसे बैंकिंग को लेके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट, टूरिज्म, बिजनेस एट्सेट्रा, इसमें भी मिलता है। मेडिसिन में भी अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि हम कहेंगे कि आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, सिद्ध हो, एलोपैथी हो या फिर नेचुरोपैथी हो, इसमें भी अवार्ड दिए जाते हैं। लिटरेचर और एजुकेशन में जैसे जर्नलिज्म को लेके, टीचिंग को लेके, बुक कंपोजिशन को लेके, लिटरेचर को लेके, पोएट्री, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन रिफॉर्म्स एट्सेट्रा, इसके लिए भी अवार्ड दिए जाते हैं। सिविल सर्विस में भी अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको भी ये अवार्ड मिल सकते हैं, पर पीएसयू वालों को छोड़ के, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्पोर्ट्स वालों को भी अवार्ड मिलते हैं, एथलेटिक्स को लेके, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग को लेके, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, योग, इन सब को लेके आपको अवार्ड दिए जा सकते हैं। अदर्स जो है, कुछ फील्ड जो है इसमें कवर नहीं हुई है, उसके लिए भी अवार्ड मिल सकते हैं, जैसे इंडियन कल्चर के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एट्सेट्रा अवार्ड दिए जा सकते हैं। वैसे देखा गया तो ये जो भी अवार्ड्स है ये नॉर्मली पोस्टमसली दिए नहीं जाते, यानी डेथ के बाद दिए नहीं जाते हैं, बट हाईली डिजर्विंग कॉजेस के लिए ये अवार्ड पोस्टमसली भी दिए जा सकते हैं। अवार्ड जो होते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको प्रेजेंट करते हैं इन मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल हर साल, और इसकी अनाउंसमेंट हो जाती है रिपब्लिक डे को। अवार्डीज जो होते हैं आर प्रेजेंटेड एज सनद, दैट इज सर्टिफिकेट, एक आपको मिलेगा जिसको साइन करेंगे प्रेसिडेंट, और एक मेडलियन आपको दिया जाएगा। रिसिपेंट जो होती है उनको स्मॉल रेप्लिका ऑफ मेडलियन भी दिया जाता है, जो वो पहन सकते हैं अलग अलग सेरेमनीज के वक्त, स्टेट और फंक्शंस के। उसी के अलावा टोटल नंबर ऑफ अवार्ड जो होंगे वो दिए जो जाने वाले हैं, पोस्टमस अवार्ड को छोड़ के, या एनआरआई को देने वाले, फॉरेन ओसीआईज या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं, उनको छोड़ के देने वाले जो अवार्ड है वो 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अवार्ड जो होता है ये आपको टाइटल
अपने सामने लगाने का कोई भी एक अधिकार नहीं देता है और आप इसको सफिक्स या प्रीफिक्स करके अपने नाम के पहले और नाम के सामने यूज नहीं कर सकते हर बार। तो इस साल इसी तरह से 26 जनवरी जो है, दैट इज रिपब्लिक डे के दिन जब ये अनाउंस किया जाता है तो ये पद्म अवार्ड जो है ये न्यूज़ में आ गए हैं उस कारण। तो इसका सोर्स जो बना वो है PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके बाद का जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। एज पर द रिपोर्ट जो चीताज होते हैं जिनका सेकंड होम इंडिया में अभी देखा गया है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब एक जगह तो इन्हें छोड़ा गया था, अब यहाँ पे दूसरा भी यहाँ पे देखा जा रहा है सेकंड होम इन इंडिया। तो रिसेंटली हमने पिछले करंट अफेयर में बात की थी चीताज के बारे में कि इन्होंने बर्थ दिए हैं कुछ जो यानी बच्चे हैं उनको, उसी तरह फिर से यहाँ पे दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इनका घर बनाया जाएगा, इसीलिए ये फिर से न्यूज़ में रहे हैं। बैकग्राउंड ये है कि साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट जो होते हैं वो इंडिया में आने वाले और रिव्यू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फरवरी में। तो अबाउट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है। सबसे पहले अगर हम गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसकी लोकेशन आती है नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में और ये राजस्थान के बॉर्डर तक जाता है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में बनाया गया था। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग आपको वेजिटेशन देखने मिलते हैं, उसके अलावा काफ़ी रॉकी टेरेन है, वेजिटेशन थोड़े कम है और बहुत कम थोड़े थोड़े ही डेंस फॉरेस्ट आपको देखने मिलते हैं। वेजिटेशन में नॉर्दर्न ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है जो अपने लीफ को शेड करते हैं या अपने लीव्स को शेड करते हैं, ऐसे जो पत्ते अपने जो होते हैं वो छोड़ते हैं, ऐसे पेड़ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस स्क्रब है, ये सब आपको देखने मिलते हैं। रिवर चंबल जो होती है सेंचुरी से बहती है और इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो रिवर चंबल से दो पार्ट बनते हैं इस हम कहेंगे सेंचुरी के, वो अब हम कहेंगे कि ये सेंचुरी एक ही है बट पार्ट्स दो है इसके। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है और रिजर्वायर जो होता है इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी बर्ड की डाइवर्सिटी भी देखने मिलती है। दूसरा यहाँ जो फ्लोरा देखने मिलता है, जो भी वेजिटेशन देखने मिलता है उसमें खैर है, सलाई है, करदाई है, धावड़ा है या फिर तेंदू है, पलाश है, ये सब आपको अलग अलग ट्रीज देखने मिलते हैं। उसके अलावा फौना की बात करें तो यहाँ चिंकारा, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, कार्निवर जैसे इंडियन लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना, जैकल, ये सब आपको जानवर देखने मिलते हैं, एनिमल्स देखने मिलते हैं। तो इस तरह से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था ये था द हिंदू। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं और हमें जो नेक्स्ट देखने मिल रहा है वो है ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड और जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये आपको देखने मिलता है। इंटरनेशनल रिलेशंस रिसेंटली हुआ क्या है, इंडिया ने ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्च किया या फिर लाया है। ये क्यों है कि वुमेन के एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। ये 54th एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग जो हुई थी डावोस में, यहाँ पे ये किया गया था। तो बैकग्राउंड क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री जो है स्मृति ईरानी, हरदीप पुरी, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट थे। उसी के साथ साथ ये ग्लोबल अलायंस जो है फॉर हम कहेंगे ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये है क्या देखते हैं। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। ये आइडिया जो होता है ये इमर्ज हुआ था G20 लीडर्स ने जब डिक्लेयर किया था उस वक्त, यानी इंडिया ने ये कहा था कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट करेंगे, वुमेन का डेवलपमेंट करेंगे, ये कहा था हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसी के अलावा प्राइमरी और स्टेट जो भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो करने हैं। कहाँ पे करने हैं, कौन से एरियाज़ में, तो वुमेन के हेल्थ में, एजुकेशन में, एंटरप्राइज में, ये हमें यहाँ पे करने। अलायंस जो होता है ये कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट है G20 लीडर्स के, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है एज अ ग्लोबल कम्युनिटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, जैसे कि वुमेन और ये सबको यहाँ बेनिफिट होगा, तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे देखा जाएगा। और आपको बता दूं कि ये G20 के फ्रेमवर्क के अंडर किया जा रहा था। द बिजनेस 20 कहा जाता है, वुमेन 20 कहा जाता है, G20 पावर कहा जाता है, एम्पावर कहा जाता है। तो ये सब G20 के अंडर चलाए जाने वाले और इनिशिएटिव्स थे जिससे ही ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अलायंस जो होता है इसमें जो भी वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, नॉलेज शेयरिंग, जो भी नॉलेज है वर्ल्ड वाइड, या फिर हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वर्ल्ड वाइड, वो हमारे इंडिया में भी किया जाएगा वुमेन के एजुकेशन में, हेल्थ में या एंटरप्राइज यानी बिजनेसेस को लेके। अलायंस जो होता है
यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स जो है कुछ वो भी यहाँ सपोर्ट करेंगे, जैसे मास्टर कार्ड हो गया, उबर हो गया, टाटा, टीवीएस, बेयर, गोदरेज, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आईएमडी, लॉजेनिंग, या फिर हम कहेंगे कि 10,000 ऐसे पार्टनर जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज से आपको ये देखने मिलेंगे जो यहाँ पे इस पे काम करने वाले हैं। इसके अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, द इनिशिएटिव मार्क्स सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टूवर्ड्स अचीविंग मल्टीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। तो कुछ हमें जो हमारे एसडीजीज है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले सस्टेनेबल गोल 3 जो है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इस पे भी काम हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन देना। गोल नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट पे काम करना। जेंडर जो एसडीजी है नंबर 17 ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना है डेवलपमेंट की, एंड मोर, ये सब पे हमारे काम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है जिसे कहा जाता है ग्लोबल अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये न्यूज़ में रहा है और इसका सोर्स जो था ये था टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो हमें करंट अफेयर्स देखने मिल रहे हैं उसमें है एस्ट्रॉइड 2024 बीएम करके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये जा रहा है। अब एस्ट्रॉइड से आपको पता चल रहा है कि एक एस्ट्रॉइड होगा, वो न्यूज़ में रहा है। तो एस्ट्रॉइड 2024 बीएम जो होता है अर्थ से वो पास हुआ है रिसेंटली। एस्ट्रॉइड जो होता है अर्थ को पास कर जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस से, यानी हम कहेंगे कि 22 जनवरी को 2024 को ये पास कर गया था। उसी के अलावा आपको ये बता दूं कि एस्ट्रॉइड 2024 जो होता है बीएम, ये है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें एस्ट्रॉइड 2024 बीएम की, तो एक पर्टिकुलर एक स्पेस रॉक है जो कि अपोलो ग्रुप जो है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड, जो अर्थ के पास रहने वाले एस्ट्रॉइड है उसका एक ग्रुप है, जिस ग्रुप को एक अलग अलग नाम दिए, वैसे एक अपोलो ग्रुप है, इसी का एक पार्ट था। तो ये अर्थ को क्रॉस कर गया था। तो ये जो आपका एस्ट्रॉइड देखने मिलता है 1862 अपोलो एस्ट्रॉइड, इसको नाम दिया था जो एक एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने, कार्ल रिनमत करके जो है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1930s में। सो आपको ये बता दो दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि एस्ट्रॉइड 2024 बीएम जो होता है ये एंटर हो गया अर्थ के प्रॉक्सिमिटी, अर्थ के बहुत पास से ये गया है। अर्लियर भी ये यहाँ से गया था, हम कहेंगे दिसंबर 5 1900 की बात है, अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन किलोमीटर्स के डिस्टेंस से ये गुजरा था। आफ्टर दिस ऐसा कहा जाता है कि ये अर्थ को एक और बार पास करेगा, और अब ये बहुत पास से पास करेगा, 9.7 किलोमीटर से पास करेगा 2 मई 2039 को, और अप्रॉक्सीमेटली 150 फीट वाइड होता है ये, और ये एक बड़े एयरक्राफ्ट की जैसा आपको दिखता है। इसकी विड्थ अगर देखी गई तो ये 45 फीट थी, और मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट से ये निकलता है जो कि मार्स और जुपिटर्स के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स कॉमनली आपको सोलर सिस्टम में देखने मिलते हैं, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, वहाँ से ये निकलते हैं और ये अर्थ के आसपास से पास हो जाते हैं। तो इस तरह से एस्ट्रॉइड 2024 बीएम ये न्यूज़ में रहा है, और आपको बता दो इसका जो सोर्स था ये था फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो चलिए अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो एमसीक्यू नंबर 1, कुछ आपको पेयर्स दी है, पहले पेयर में स्कीम्स लिखी है, दूसरे पेयर में मिनिस्ट्री लिखी है। आपको देखना है इसमें से कौन से पेयर्स करेक्ट है। पहला लिखा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दूसरा है पीएम स्वनिधि, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तीसरा है सरल जीवन बीमा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, नन। आपको जो भी आपके आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं अब कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। स्टेटमेंट नंबर 2 गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इसको 1994 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। आपको सही ऑप्शन ढूंढना है यहाँ से। ऑप्शन 1 ए कहता है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है इट इज़ द करेक्ट, हम कहेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दूसरा ऑप्शन कहता है कि दोनों करेक्ट हैं, और स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। तीसरा कहता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और चौथा कहता है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब आपको इसके सही ऑप्शंस कौन से हैं इन चारों में से वो देखना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, और आपको इसके आंसर्स नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो देखने मिलता है वो पद्मा अवार्ड्स को लेके है। नॉमिनेशन प्रोसेस जो होती है वो पब्लिक के लिए ओपन होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है सेल्फ नॉमिनेशन यहाँ नहीं कर सकते आप। तीसरा है जो अवार्ड्स जितने दिए जाते हैं हर साल वो 100 से ज़्यादा नहीं होते हैं। आपको इसमें से सही ऑप्शंस ढूंढना है, ओनली 1,
1, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 2 ओनली। तो ये है आपके आज के क्वेश्चंस जिसके आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए अब बारी है पिछले जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स की। तो 25 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके क्वेश्चन 1 का आंसर था बी, क्वेश्चन 2 का आंसर था सी और क्वेश्चन 3 का आंसर था ए। सो इस तरह से हमारे आज के करंट अफेयर्स रहे हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके जो करंट अफेयर्स के या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस मेरे श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। श्रेयस बड़े द पीस लवर मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो आप shreyasbade@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेरा जो एकेडमी का पेज है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे श्रेयस IAS एकेडमी, उसे भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वहां आपको नॉलेजेबल वीडियोस और कुछ मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर रहा। मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।